हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग बेटा। अब जैसे मैंने आपसे बात की थी कि हम लोग जो अकाउंटेंसी का आपका सेकंड चैप्टर है जिसको हम लोग साझेदारी लेखांकन यानी पार्टनरशिप अकाउंटिंग कहते हैं, उसके कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे यहाँ पर। और जैसे मैंने आपको बताया, अभी लॉकडाउन की वजह से हम लोग प्रॉब्लम्स पे उतना वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग अभी थियोरेटिकल पार्ट करते हैं और उसके पश्चात हम लोग जो है वो प्रॉब्लमेटिक पे जाएंगे। तो आइए हम लोग इसके कुछ बेसिक्स जो हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था कि हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे पहला था वो था एकाकी व्यापार, या जिसको आप सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। लेकिन उसकी कुछ सीमाएं थी। वो सीमाएं जब उन सीमाओं से हम आगे बढ़े, जैसे कि वहाँ पे लिमिटेड पूंजी होती थी, और लिमिटेड पूंजी होने के बाद वहाँ पर हम लोगों को लिमिटेड पूंजी होने की कमी की वजह से हमें जब ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है तो हम लोग साझेदारी की ओर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम साझेदारी के बारे में बात करेंगे कि साझेदारी में एक्चुअली आपको क्या करना है। यहाँ पे हम लोगों को एकाकी व्यापार की तुलना में अधिक पूंजी मिलती है। आपका जो अगर लाभ और नुकसान है उसमें हम लोगों को शेयर करना पड़ता है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर। तो अब आइए देखिए, एक बात तो ये है कि जब आप ध्यान स्टडी करेंगे साझेदारी लेखांकन या पार्टनरशिप के बारे में, अकाउंटिंग हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे, या ये जो चैप्टर्स हैं इसमें आप लोगों को बेसिक्स ये बताएंगे कि जब एक साझेदारी होती है, आपको पता है एक्चुअल में साझेदारी होती क्या है। अभी हम लोग उसका डेफिनेशन भी डिस्कस करेंगे, उसकी परिभाषा भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यही देखेंगे कि साझेदारी जो है वो एक अधिनियम था, एक एक्ट थी जो कि 1932 में लागू हुई थी, 1932 में। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो ये कि पार्टनर जो है, जो हमारे साझेदार हैं, उनके बीच जो है वो आपस में रेशो क्या होना चाहिए, जो भी वो लाभ हानि वितरित करते हैं उसके बीच कैसे वो लाभ हानि बांटेंगे। अगर उन्होंने पूंजी लगाई है तो उनको पूंजी के ऊपर किस दर से ब्याज दिया जाएगा। अगर उन्होंने अपने साझेदारी फर्म से कोई लोन लिया है या कोई पैसे उधार दिए हैं तो वो कौन से रेट से उनको ब्याज जो है वो बिजनेस को चुकाएगा। इसके बाद उनके साझेदारों के पूंजी खाते कैसे होंगे, ठीक है। तो या अगर कोई आपका साझेदार जो है वो बीच में ही मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, या कोई नया पार्टनर आपके ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होता है, या फिर पुराना पार्टनर रिटायर हो जाता है, तो इन स्थितियों में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि किस तरीके से आप खातों को ट्रीट करें, वो हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो ये हमारा फर्स्ट वाला टॉपिक है, इसमें आप देखिए कि कुछ सारी डिस्कशन हम लोगों को बताया गया है कि इसमें हम देखेंगे लाभ का या हानि का विभाजन कैसे होगा, यानी हाउ वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद है आपकी पूंजी और खाते किस तरीके से बनेंगे। इसमें जो पार्टनर्स में जो एंट्री, पार्टनर्स के अकाउंट में जो हम एंट्री करते हैं जर्नल एंट्री, वो कैसे होगी। अगर कोई रिटायर हो रहा है तो क्या होगा, अगर कोई पार्टनर किसी की डेथ हो जाती है तो आगे आने वाले कुछ चैप्टर आपके उसी के ऊपर डिपेंड हैं। तो हम अब सबसे पहले यही देखेंगे कि साझेदारी की प्रकृति क्या है। साझेदारी की प्रकृति के लिए हम लोगों को, प्रकृति मीन्स नेचर या विशेषताएं, तो सबसे पहले हमें उसके लिए क्या चाहिए होगा, उसका डेफिनेशन। और डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी की किताब में यही दिया गया है। 1932 एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो सेक्शन अनुभाग है 4, उसमें क्या बताया है कि आपका साझेदारी होती क्या है। उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जो एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत है जिसका संचालन उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाना है। ये आपको क्या बताया है, डेफिनेशन की परिभाषा बताई गई है। इसी के ऊपर हम इसकी जो प्रकृति है वो देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर जब भी हम लोग पार्टनरशिप की या किसी भी की भी बात करते हैं तो उसकी प्रकृति में ये देखिए कह रहे हैं कि सबसे पहले ये क्या होगा कि कुछ विशेषताएं हैं, वो है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति।
कोई एक व्यक्ति अकेला मिल को हम लोग जो है वो पार्टनरशिप नहीं कह सकते। इसमें अनिवार्य रूप से 2 व्यक्ति या 2 से अधिक होने चाहिए। और इन्होंने और भी एक बात बताई गई है कि एक कंपनी अधिनियम हमारा पहले 1956 चलता था, 1956, मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है। तो 2000, लेकिन हम उसको रिप्लेस, उसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं, संशोधित कर दिया गया है। तो 2013 के अनुसार उन्होंने ये कहा है कि जो पार्टनर्स हैं वो एक्चुअली आपके होने कितने चाहिए। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको नॉर्मली एग्जाम्स में पूछा जाता है, और वो ये है कि नंबर ऑफ पार्टनर इन द पार्टनरशिप, मिनिमम एंड मैक्सिमम। सो इन्होंने ये कहा है कि ये जो इनकी जो संख्या है ये आपकी क्या हो सकती है, 100 से अधिक नहीं होगी। और केंद्रीय सरकार ने इसमें यह कहा है कि इसकी अधिकतम संख्या 50 ही तय कर दी गई है। मतलब कंपनी ने तो 100, जो कंपनीज एक्ट थी वो तो 100 कहती है, लेकिन केंद्रीय सरकार ने कंपनी विविध उसको चेंज करके 2014 के अनुसार उसको 50 तक ही माना गया है। ठीक है। इसके बाद जो सेकंड आपकी विशेषता है वो उसमें ये बताया गया है कि ये एक एग्रीमेंट होता है, ये एक अनुबंध होता है, एक समझौता होता है। और समझौते को के बारे में ये फिर बताना चाह रहे हैं कि समझौता जो है वो 2 तरीके से हो सकता है, लिखित में भी और मौखिक भी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लिखित ही जो है वो मान्य होगा, नहीं, मौखिक भी मान्य होता है। लेकिन भविष्य में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई झगड़ा उत्पन्न ना हो, इसके लिए जो लिखित हमारा अनुबंध या एग्रीमेंट होता है उसको सब ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि जब पार्टनरशिप हम उसी को कहेंगे जहाँ पर कोई व्यवसाय आपका होता हो, दैट मीन्स बिजनेस ज़रूर होना चाहिए। ठीक है। तो समझौता किसी व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाना चाहिए। और अगर हम लोग फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि किसी परिसंपत्ति, किसी एसेट को हम लोग एक साथ उसके अगर ओनर बन जाते हैं, जैसे हम किसी भी 2 व्यक्ति ने मिलकर एक बिल्डिंग खरीद ली है, तो इट इज़ नॉट दैट कि वो जो है वो पार्टनरशिप हो जाएगा, नो। तो इसमें पार्टनरशिप का गठन तभी होता है जब उनके बीच में कोई व्यवसाय हो। और इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, दैट यू विल सी। यदि रोहित और सचिन संयुक्त रूप से एक भूभाग खरीदते हैं तो वो परिसंपत्ति के संयुक्त रूप से प्लॉट्स के मालिक हैं, साझेदारी नहीं। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया, एक बिल्डिंग अगर वो खरीद लेता है तो वो उसके मालिक होंगे, बट साझेदार नहीं। लेकिन अगर वो कार्य लाभ कमाने के लिए और लाभ के लिए ज़मीन खरीदते व बेचते हैं तो उन्हें साझेदार कहा जाएगा। मतलब वो रेगुलरली एक्टिव रहने चाहिए, रेगुलरली निरंतरता उनके कार्य में होनी चाहिए। और इनके उसके बाद है पारस्परिक अभिकरण। इनका मतलब ये है कि जितने भी आपके साझेदार हैं वो उनमें से कोई एक उन सब की तरफ से एक्ट कर सकता है, या सब मिलके एक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि अगर आपके सारे साझेदार इस बात के लिए राज़ी हैं कि हम में से, फॉर एग्जांपल अगर आपके ABCD 4 साझेदार हैं, उसमें से सारों ने ये मान लिया कि जो A है वो हमारे बिजनेस को चलाएगा, तो ये एक मान लिया। और दूसरे तरीके से व्यवसाय चलाने के लिए प्रत्येक साझेदार अधिकृत है, मतलब उसका पूरा अधिकार है कि वो अपने जो साझेदारी है उसको चला सके। ठीक है। तो ये जो है एक सारे साझेदारों के बीच में एक ऐसा एक रिश्ता मौजूद है, या ऐसा संबंध मौजूद है जिसमें वो एजेंट का काम करते हैं। और सभी साझेदार इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इक्वली वो अपने कार्य को कर सकते हैं, जैसा भी वो ठीक समझें। ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे लाभ का विभाजन, कि साझेदारी जो होता है उसमें साझेदारों के बीच में जो साझेदारी होती है या एग्रीमेंट होता है, उसमें ये ज़रूर होना चाहिए कि उनके बीच में जो भी लाभ हो या हानियाँ हो उनका विभाजन होगा। ठीक है ना। तो वैसे हम लोगों ने जब डेफिनेशन देखा तो उन्होंने यही बताया कि एग्रीमेंट हो जाना चाहिए, बट स्टिल हम ये कहेंगे कि उनके बीच में लाभ और हानि का विभाजन के ऊपर भी एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि उत्तरदायित्व, साझेदारी का उत्तरदायित्व क्या है। और ये कह रहा है कि हर एक साझेदार जॉइंट रूप से और
अकेले भी फर्म के सभी कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसा नहीं है वहाँ पे कि आपके साझेदारी में कुछ कार्य हुआ तो उसमें ए कह देगा कि नहीं नहीं ये मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, या बी ये कहेगा कि इस कार्य के लिए मैं अकेला जिम्मेदार हूँ। नहीं, सभी का उत्तरदायित्व रहता है। और इसी बात को देखते हुए जब हम बात उत्तरदायित्व की आती है तो हम लोग उसको कहते हैं ना लाइबिलिटी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई सभी के ऊपर लाइबिलिटी तो है, उत्तरदायित्व होते हैं। एक साझेदार के एक फर्म के लिए असीमित उत्तरदायित्व होते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अतः फर्म के कामों के लिए एक साझेदार की जिम्मेदारी जॉइंट भी और उसकी परिसंपत्तियां भी फर्म का ऋण चुकाने के लिए आबद्ध होती हैं। लेकिन अब एक और नई टर्म आई है जिसको हम लोग LLP कहते हैं, और आप ये अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करेंगे। LLP यानी लिमिटेड लाइबिलिटी, राइट, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसको कहेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें ये कहा गया है, और ये कौन से वर्ष में आई थी? 2008 में। ये वर्ष भी आप ज़रूर लिख लेंगे। तो इसमें ये बताया गया है कि उसकी विशेषताएं क्या हैं। अगर हम उसकी विशेषताएं देखें तो ये कह रहे हैं कि एक बॉडी कॉर्पोरेट और एक कानूनी इकाई है, एक लीगल यूनिट है। कानूनी इकाई यानी इसको कानून की नज़रों में अस्तित्व प्रदान है कि वो ये कहते हैं कि अपने सहयोगियों से अलग है। LLP जो है वो अपने पार्टनर से अलग है, यानी हर एक पार्टनर की लाइबिलिटी एक सीमित दायरे तक ही है, उसको अपना सर्वस्व लुटाने की आवश्यकता नहीं है। और ये भी देखिए इन्होंने दूसरी एक और बात इंपॉर्टेंट ये कही है कि 1932 का जो हमारी एक्ट है उसमें LLP नहीं थी, ये अभी रिसेंट में आया हुआ है, ठीक है ना। और LLP का एक सतत उत्तराधिकारी है, और उत्तराधिकारी मीन्स LLP अगर आप लोग उसको कहते हैं कि हम अपनी पार्टनरशिप को LLP रखेंगे यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रखेंगे, तो वहाँ पे पार्टनरशिप के पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी। अब आपका अगला जो टॉपिक आ रहा है बच्चों, वो ये क्या कह रहा है? साझेदारी विलेख। इसको साझेदारी संलेख भी कहते हैं और इंग्लिश में पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं, DEED, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड नथिंग, ये क्या है कि ये एक ऐसा समझौता या एग्रीमेंट है जिसमें सब कुछ, मैंने आपको पहले भी बताया, लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। लेकिन जब हम लिख कर सारे जो चीज़ें हैं उनको डिसाइड कर लेते हैं, कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई सभी जो उसमें फर्म का जो है वो नाम क्या है, कौन कौन उसके पार्टनर हैं, उनका एड्रेस क्या है, और उनके बीच में जो लाभ हानि का विभाजन होगा वो किस रेशो में होगा, और अगर पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा तो किस रेट पर उनको ब्याज दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज दिया जाएगा तो कौन सा रेट होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक ऐसा एक ऐसा संलेख, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आपकी साझेदारी से संबंधित हर एक बात विस्तार से लिखी गई होगी। और उसका देखिए साझेदारी विलेख की विषय वस्तु पूरा आप लिखेंगे ताकि आपको पता चल जाए। तो वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, और ये सारी वही है कि कौन कौन सी शर्तें आपके जो है वो साझेदारी में लिखी गई हुई हैं और आप कौन कौन सी उनको मानेंगे, ठीक है। अब देखिए नॉर्मली आप लोगों को जब अकाउंटिंग बनानी होती है साझेदारी की, तो उसमें आप लोगों को कौन कौन सी बातें, 4-6 ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। अगर ये होता है कि भाई लेखांकन में आपका एग्रीमेंट नहीं है, या भाई आप लोगों ने कुछ डिसाइड नहीं किया है, तो लाभ व हानि विभाजन का अनुपात क्या होगा? A और B 2 पार्टनर हैं, और उनकी कोई पार्टनरशिप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि अगर आपके पास साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप कैसे एक्ट करोगे? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये आएगा। तो ये सबसे पहले लाभ हानि का क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन यही अराइज होगा कि भाई जब साझेदारी संलेख में लिखा ही नहीं है कि आप जैसे 2 पार्टनर है A और B, और वो आपस में जो है वो लाभ हानि विभाजन 3:2 रेशो में करते हैं, तो जब ये नहीं होगा तो क्या होगा? भाई लेख ही नहीं है, साझेदारी संलेख नहीं है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई हमारा साझेदारी संलेख तो है नहीं, और मैं ज़्यादा लूँगा, और इस तरीके से लड़ाइयाँ उत्पन्न होंगी, झगड़े उत्पन्न होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आपका
पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये माना जाएगा कि लाभ व हानि विभाजन अनुपात वो जो है उनके द्वारा लगाई गई पूंजी कितनी भी हो वो बराबर ही होगा। अगर आपने पहले से डिसाइड नहीं किया है तो यही रूल बनेगा कि जो अगर कुछ नहीं डिसाइड किया है तो आपका लाभ हो या हानि हो, आपने चाहे कितनी पूंजी लगाई हो वो बराबर बराबर बांटा जाएगा। पूंजी पर ब्याज, पहला तो लाभ हानि खाता, दूसरा पूंजी पर ब्याज, यानी आपने पूंजी लगाई है तो क्या होगा। अब इसमें वो कह रहे हैं कि अगर पूंजी आपने लगाई है तो ब्याज तो तब दिया जाएगा भाई जब सभी पार्टनर्स ये बता देंगे भाई इतना ही है, लेकिन जब आपके पास साझेदारी संलेख ही नहीं है तो पूंजी पर ब्याज दिया ही नहीं जाएगा। लाभ हानि बराबर, पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। आहरण पर ब्याज कितना होगा, तो कोई भी अगर कोई उल्लेख ही नहीं है तो आपकी जो आहरण पर ब्याज है वो भी नहीं लिया जाएगा। अगर पार्टनर्स ने कोई ड्राइंग्स ली है भाई अपने पर्सनल काम के लिए कोई पैसा लिया है तो जब पूंजी पर ही ब्याज नहीं दे रहे तो आहरण पर ब्याज लेंगे कैसे, वो भी नहीं होगा। इसके बाद है अगर कोई पार्टनर भाई लोन लेता है, आहरण ड्राइंग्स अलग चीज़ होती है और लोन अलग चीज़ होता है। अगर वो अपना कोई लोन ले रहा है और आपका उसके ऊपर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो वो पार्टनर 6% प्रति वर्ष की दर से वो लोन चुकाएगा व्यवसाय को। और उसके बाद फर्म के कार्य हेतु पारिश्रमिक मतलब वेजेस या सैलरी वगैरह, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने ये नहीं डिसाइड किया है कि भाई कोई विशेष कार्य कोई पार्टनर फर्म के लिए कर रहा है तो उसको वेजेस या सैलरी हम एक्स्ट्रा देंगे, अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है या आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, वो उसके बारे में कुछ भी नहीं कहती है, तो उसको कोई अतिरिक्त काम करे तो उसको कोई भी पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 5 या 6 पॉइंट 6 पॉइंट ऐसे हैं जो कि साझेदारी संलेख अगर आपका ना हो तो ये इसमें लागू होते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद बेटा हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि भाई साझेदारी खातों के विशिष्ट पहलू कौन कौन से हैं या उनके पूंजी खाते किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको ध्यान से एक बार देखेंगे पूरे वीडियो को देखने के बाद अपनी जो आपकी ई बुक है, जो एनसीईआरटी की बुक है, उसको रीड करेंगे, नोट्स बनाएंगे और फिर हम आगे चलेंगे। तो प्लीज़ ये थियोरेटिकल पोर्शन है, इसको आप ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू।